हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। जैसे कि हमारी सीपीसी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, ये हमारा पार्ट 7 रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे एमसीक्यूज। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 115 के अंदर पुनरीक्षण हो सकता है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में या उपरोक्त सभी सभी न्यायालय में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है उच्च न्यायालय में, यानी पुनरीक्षण कहाँ हो सकता है? उच्च न्यायालय में हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिविल कार्रवाई के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है? यानी कि सिविल कार्रवाई के अधीन किसी गिरफ्तारी से अवमुक्त नहीं किया गया है, यही छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं, अपने न्यायालय को जाता हुआ न्यायाधीश, विधानमंडल का सदस्य जबकि वह सत्र प्रारंभ हो, कोई स्त्री हो, या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जबकि वह कार्यालय में कार्यरत हो। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? तो हम आपका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर, यानी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जब कोई कार्यालय में कार्यरत हो तब उसे अवमुक्त नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, न्यायालय में व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में? यानी कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट किस धारा में दिया गया है? यहाँ पर देखते हैं, सेक्शन 142, 145, सेक्शन 126 एंड सेक्शन 133। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर, यानी सेक्शन 133 में छूट प्रदान की गई है व्यक्तिगत उपसंजाति से। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन व्यक्ति न्यायालय में स्वी उपसंजाति से छूट पाने का हकदार नहीं है? किसे छूट नहीं मिली है? राज्य के भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के मंत्री या कलेक्टर। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर को स्वी उपसंजाति से छूट पाने का अधिकार नहीं है, वह हकदार नहीं होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी सिविल न्यायालय में व्यक्तिगत उपसंजाति से अवमुक्त प्राप्त नहीं है? किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल, मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष या मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो यहाँ पर किसे अवमुक्ति प्रदान नहीं की गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, यानी कि किसी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा उसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से अवमुक्ति प्राप्त नहीं है, यानी छूट प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं, कैबिनेट कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा? जो कैविएट दायर किया जाता है वह कब तक वैलिड रहता है? वह 30 दिन तक, 90 दिन तक, 60 दिन तक या 120 दिन तक। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो है 90 दिन तक, यानी कैविएट जो दायर किया जाता है वह 90 दिन तक प्रवृत्त रहता है। आगे देखते हैं, सीपीसी 1908 के अधीन कैविएट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई, यानी कि जो कैविएट दायर किया जाएगा वह कब दायर किया जा सकता है? यहाँ पर जब कोई, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जब कोई वाद संस्थित हो, वाद संस्थित किया जाने वाला हो, कार्यवाही आरंभ या संस्थित हो, या वाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि वाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो तब कैविएट दायर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, कैविएट दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कैविएट दायर करने का अधिकार किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? 148, 148 ए, 148 बी एंड 149। तो यहाँ पर किस सेक्शन में दिया गया है कैविएट दायर करने का अधिकार? तो यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 148 ए में। आगे बढ़ते हैं,
सीपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई, यानी कि किस धारा में बताया गया है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 151, सेक्शन 148, सेक्शन 149 एंड सेक्शन 159। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है सेक्शन 151 में बताया गया है अंतर्निहित न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि जो निर्णय दिया गया है सीपीसी के अंतर्गत किसी भी केस में या फिर कोई आदेश जारी किए गए तो वहां पर संशोधन किया जा सकता है। किस आधार पर संशोधन किया जा सकता है, यहाँ पर चार ऑप्शन बताए गए। लेखन संबंधी भूल, यदि लिखने में कोई भूल हो गई हो, गणित संबंधी भूल यानी गणित से कुछ संबंधी भूल हो गई, डेट तारीख जो भी है और उसमें कुछ गलती हो गई हो, आकस्मिक भूल या लोप, किसी लोप के कारण या कोई आकस्मिक भूल हो गई हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी किसी भी प्रकार से लेखन संबंधी भूल, गणित संबंधी भूल हो या आकस्मिक भूल या कोई लोप हो गया हो तो वहां पर निर्णयों और आदेशों को संशोधित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो न्यायालय है वो अपनी अंतर्निहित शक्तियां जो प्रदान की गई है तो वह प्रयोग कर सकता है। किस आधार पर? न्याय किसके लिए? न्याय के उद्देश्यों के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि न्याय के उद्देश्य के लिए या फिर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण, यानी कि उसको दुरुपयोग ना हो तब वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आगे देखते हैं। सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं, यानी कि किस धारा में साम्य न्याय और अच्छे विवेक का सिद्धांत का प्रावधान दिया गया है, यानी कि और साम्य न्याय के बारे में बताया गया है। तो यह सेक्शन कौन सा है? 151, यानी कि जो अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। सीपीसी 1908 है, यानी कि जो सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड पर, तो वह कैसी है? सारवान विधि है, यानी कि सब्सटेंटिव प्रक्रियात्मक विधि यानी प्रोसीजरल लॉ। सारबन और प्रक्रियात्मक दोनों, यानी कि सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों है, या फिर निर्देशात्मक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है प्रक्रियात्मक, यानी कि जो आपका सीपीसी है वह प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद देखते हैं। यदि आपने मेरे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर बेल आइकन पर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पहले के एमसीक्यूज और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सीपीसी के किस धारा में अंतःकालीन लाभ की परिभाषा दिया गया है? जो अंतःकालीन लाभ है वह किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 2, सेक्शन सब सेक्शन 4, 214, 26, 212। तो किस धारा में बताया गया है अंतःकालीन लाभ की परिभाषा? तो यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 212 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। छज्जूराम बनाम नेकी का वाद किससे संबंधित है? यानी जो छज्जूराम बनाम नेकी है वह वाद किससे संबंधित है? पुनर्विलोकन, पूर्व न्याय, विधिक प्रतिनिधि, प्राण न्याय के सिद्धांत से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन किससे संबंधित है? छज्जूराम बनाम नेकी के वाद से संबंधित है। तो पूर्व न्याय कहाँ पे बताया गया है?
पूर्व न्याय बताया गया है सेक्शन 11 में, विधिक प्रतिनिधि बताया गया है 51 एंड और कहाँ बताया गया है 2K11 में। और उसके बाद देखते हैं प्राण न्यायिक सिद्धांत। प्राण न्यायिक सिद्धांत कहाँ बताया गया है सेक्शन 11 में बताया गया है। उसके बाद सो फ्रेंड्स, जो सीपीसी में सेक्शन 158 दिए गए हैं, 158 सेक्शन है जो हमने सारे कवर कर लिए हैं। और आगे आते हैं आपके ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में अब आगे देखेंगे, जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उसमें देखेंगे, और बाकी सेक्शंस में सारी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।